नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनडीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ट्रंप का भरोसेमंद और हमारा पड़ोसी देश आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है, ये खुलासा अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भरोसेमंद साझेदार मानते हुए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच शांति बहाली के लिए मध्यस्थता की भूमिका दे चुके हैं। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान को फिर आतंकवाद की परमानेंट शरणस्थली घोषित किया है। तो इसने जो ये घोषणा की है, ट्रंप के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इधर देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बहुत सीक्रेट मीटिंग की है। इसमें अजीत डोभाल समेत कई आला अधिकारी शामिल रहे हैं। इस मीटिंग का कहीं ना कहीं अमेरिकी रिपोर्ट से लेना देना है क्या, इसको समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार और प्रणाम। सर, ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने तो सारा काला चिट्ठा खोल दिया है। कैसे देखते हैं, क्या चुनौतियां हैं अब सामने? हालांकि हमारी एजेंसीज आए दिन पाकिस्तानी हैंडलर्स को पकड़ रही हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जा रहे। सर देखिए, ये जो फंडिंग हो रही है अमेरिका द्वारा, ये आज से नहीं हो रही है, 1947-48 से हो रही है। ये सीआईए का काम होता है, सीआईए के थ्रू ये लोग फंडिंग करते हैं और हर देश में फंडिंग करते हैं। ये लोग इनको एक बेटिंग स्ट्रैटेजी या हेजिंग स्ट्रैटेजी के तहत इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी देश में कोई खलबली मचानी हो या किसी लीडरशिप चेंज करना हो, गवर्नमेंट बदलनी हो, तो उस समय इन 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 तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है फंडिंग द्वारा। अब इसका एक तरीका होता है फंडिंग करने का। फंडिंग करने का तरीका ये होता है कि या तो ओवर्ट फंडिंग करेंगे, खुलेआम बताएंगे कि भाई पाकिस्तान को हम $6 बिलियन दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने रशिया से जब लड़ाई चल रही थी अफगानिस्तान अफगानिस्तान में रशिया नहीं, उस समय यूएसएसआर था, और इधर पाकिस्तान ने सारे मुजाहिदीन इकट्ठा कर लिए थे पूरी दुनिया से, सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिल करके उस लड़ाई को रशिया के खिलाफ लड़ा था, जिसमें अफगानिस्तान के फाइटर्स शामिल थे। उस समय उन्होंने खुलेआम ओवर्ट फंडिंग की थी। अब उनको उनको जिनको इन्होंने फंड करके बनाया, जैसे कि अल कायदा का जो ओसामा बिन लादेन था, उसका जो बॉस था वो आज़म था जिसने ये अल कायदा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मुजाहिदीन बोलते थे उस समय, खड़ा की थी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी और पाकिस्तान से इसकी सप्लाई और आगे का एमुनिशन और बाकी सारी चीजें दी जाती थी। ये ओवर्ट था। दूसरा होता है कोवर्ट, जहां पे आप उस देश के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे वो आपका ओवरटली दोस्त है, लेकिन अमेरिका किसी को भी अपना दोस्त नहीं मानता है। अमेरिका सिर्फ अपने हितों को अपना दोस्त मानता है, बाकी कोई उसके लिए दोस्त नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो इजराइल को छोड़ करके बाकी वो किसी भी देश को अपना परमानेंट फ्रेंड नहीं मानता है। वो एक इंटरेस्ट के तौर पे देखता है। उसको तेल से मतलब है, उसको फाइनेंसिंग से मतलब है, इन्वेस्टमेंट से मतलब है, उसको और कोई मतलब नहीं है। भारत को अच्छी तरह पता है, भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या खुराफात ये लोग करते हैं। अब दूसरा जो कड़ी होती है, इसको जो कोवर्ट वाली है, जो कि मतलब नीचे, जिसको बोलते हैं पर्दे के पीछे से की जाती है, उसमें उसमें एनजीओज आते हैं। सऊदी अरेबिया में कुछ एनजीओज हैं, जॉर्ज सोरस की ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ब्लैक रॉक, इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक कंड्यूट बन जाते हैं। उनको पैसा दिया जाता है, फिर वो इनको पीस के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पर ये लोग वहां पे फंड्स भेजते हैं, और वो फंड डाइवर्ट कर देते हैं किसको? आतंकियों को। आपने देखा होगा म्यान बांग्लादेश में भी बीच में अमेरिका ने वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की बात करी थी, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था जो वहां पे फाइटर्स हैं उनको मदद करना, ताकि वो मिलिट्री की जो
हुंटा है जो कि चाइना से सपोर्ट मिल रहा था, उसको हरा सके। तो वो कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा था। और अब कुछ ही दिनों पहले वो पकड़े भी गए थे, एक क्या बोलते हैं अमेरिका के वैन डाइक, जो कि उनके बोलते जी। हैं कि वो एक चे गेवेरा की तरह दुनिया में जा के हर जगह जहाँ-जहाँ ट्रबल है, वहाँ लोगों को ट्रेन करते हैं। उनके साथ वो 6 यूक्रेनियंस को भी ले गए जो उनकी ड्रोन ट्रेनिंग में, ये सब उसका हिस्सा है। उसी में जो पाकिस्तान के अंदर टेरर ग्रुप्स हैं, अब 6 बिलियन पाकिस्तान को मिला। मैंने खुद सुना है, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं अमेरिका में पढ़ता था तो ये इनके जो बड़े आका हैं, जो आईएसआई वगैरह के लोग हैं, ये लोग बोलते थे, भाई हमारा दुश्मन नंबर 1 तो भारत है, तो आपने जो 6 बिलियन दिया, हम सबसे पहले अपने नंबर 1 दुश्मन की तरफ फंडिंग करेंगे। उस फंडिंग के लिए क्या किया उन्होंने? वो सारे फंड या तो F-16 खरीदा, भारत के अगेंस्ट डिप्लॉय कर दिया। अब टेररिज्म फाइट करने के लिए अफगानिस्तान में F-16 की क्या जरूरत है? फिर ऐसे ग्रुप खड़े किए कश्मीर के कश्मीर के जो सिचुएशन के बाबत की, जैसे एलईटी हो गई, जैसे मोहम्मद हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, हरकतुल अंसार हो गया, इन्होंने आधे नाम तो लिखे नहीं है, इतने हाँ, ग्रुप्स। रिपोर्ट लश्करे में 15 ग्रुप्स के नाम हैं जो रिपोर्ट जारी की है। लश्करे झांगवी, लश्करे सिपाही सलार, दुख्तरे मिलन। मैं तो उस इलाके में जिंदगी गुजर गई मेरी, 3 बार मेरे ऊपर अटैक हो चुका है। मैं जानता हूँ कि कौन-कौन, कैसे-कैसे ग्रुप्स फंड होते हैं वहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो काम है, ये पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान जिनको फंड कर रहा था, उन्हीं ग्रुप्स में से टूट करके अब वो ग्रुप उसके खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। तो चाहे भले ही अमेरिका उनको एड दे रहा हो, अब पाकिस्तान भी भुगत रहा है कैंसर की तरह। मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ आपको। इसमें कौन-सा है? सबसे पहला जो है आईएसकेपी, अल-कायदा, क्या बोलते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लिखा हुआ है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। किसको ठोक जी। रहा है? पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो अमेरिका किसी का दोस्त वोस्त नहीं है भाई, वो सिर्फ जो है अपना उल्लू सीधा करना जानता है। बलूच ग्रुप्स हैं। अब शुरू में इन्होंने क्या किया है, आपको समझना पड़ेगा बलूच के बारे में। बलूच 2 भागों में बटे हुए हैं। जो ईरान में बलूच हैं, वो सिस्तान बलूचिस्तानी कहलाते हैं। उनका जो ग्रुप है वो है जैश अल अदल है। जो इस आपने लिस्ट देखी है, जैश अल अदल। जैश अल अदल जो है ईरान में ईरानियों के खिलाफ लड़ रहा है, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ रही है। तो एक तरह से ईरान इनको फंड करता है, वीएलए को, और ये लोग जो है जैश अल अदल को फंड करते हैं। जैश अल अदल की वजह से ईरान में जो सुलेमानी था, आईआरजीसी का पहला जो कमांडर, जिसको कि ड्रोन से मारा गया था, इनकी वजह से मारा गया था। कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा खिचड़ी गेम है। आज मैं जा रहा हूँ किसी को फंड करने, कल को जो फंड करते, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर बहुत डिफिकल्ट डेंजरस होता है। जिसको आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, क्या पता किस दिन उसकी दुनाली जो है आपकी तरफ घूम जाए। और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तो अब जी। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भाई इन लोगों को किसी तरह से रोका जाए। रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब फंडिंग के दूसरे तरीके इनको मिल गए हैं। क्रिप्टो करेंसी हो गई, अब छोटे-छोटे वॉलेट से कलेक्शन हो रहा है। वो जो बोलते हैं ना इसको इस्लामिक उसमें जो ज़कात जो देते हैं, अब ज़कात पहले बड़ी क्वांटिटी में दी जाती थी। अब क्या करते हैं, छोटे-छोटे वॉलेट बनाते हैं और कुछ दिन के बाद उस वॉलेट को डिसॉल्व भी कर देते हैं, ताकि वो ट्रेस ना हो। सऊदी अरेबिया के थ्रू ये इस तरह से किया जा रहा है। तो कई तरीके इन टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपने आप भी बना लिए हैं, बनिस्बत इसके कि अमेरिका इनको फंड करे। और अमेरिका जो है, देखिए कौन-कौन से ग्रुप्स को फंड किया, वो जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगी, तो 15 तो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं। इसके अलावा सीरिया के ग्रुप्स, और उसमें जॉन मैकेन जो थे, जो कि इस पूरी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है उनको, जॉन मैकेन और लिंडसे ग्रैहाम, ये दोनों जो थे, ये सपोर्ट करते थे कि हमको
रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि बशर अल असाद वहां से उसका तख्ता पलट हो जाए। तो सीरिया में भी वो ये लोग इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। उसी तरह से अगर आप जाएं तो किसी जमाने में हमास को भी सपोर्ट अमेरिका ने किया था, किस लिए? फतह के खिलाफ। अब हमास की तो दुनाली बदल गई, वो चली गई इजराइल के पास, मतलब इजराइल के खिलाफ चली गई। तो ये बड़ा, मैं कहूंगा, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, बड़ा गंदा गेम खेलते हैं ये लोग, और सिर्फ अपने क्षणिक, अपने कुछ देर के इंटरेस्ट के लिए, और बाद में जब वही इंटरेस्ट बिगड़ जाता है तब चिल्लाते हैं, तब कांग्रेस में रिपोर्ट देते हैं। $697 मिलियन जो है डाइवर्ट किया गया था, उसको एक मैथ्यू पेरी है, उन्होंने ये रिपोर्ट जब वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको याद होगा यूएस एड कम कर दी थी ट्रंप ने अपना गवर्नमेंट का खर्चा बचाने के लिए, तो उस टाइम पे वो उन्होंने ये सब फ्लैग किया था कि आपने भाई $697 मिलियन का क्या किया, किधर गया? तो बोलते भाई यूके के थ्रू और दूसरे देशों के थ्रू इनकी फंडिंग कराई गई थी। तो ये जो चल रहा है एनजीओस के थ्रू फंडिंग, जो कोवर्ट ऑपरेशन होता है, इसमें सीआईए का काफी हद तक डिटेल्ड हाथ होता है, इसलिए सीआईए को पता होता है वो किसको फंड कर रहे हैं, किसको नहीं फंड कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि ये जो रिपोर्ट आई है भारत के लिए कोई चौंकाने वाली चीज नहीं। भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज है सबको पता है कि किसका बटर कहाँ से आता है, किसकी रोटी कहाँ से आती है, ठीक है। अब क्योंकि ये रोटी और बटर जो आ रहा है उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल भारत का नहीं है, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम जरूर लगाम लगा सकते हैं, और उसके लिए आपने देखा होगा एफएटीएफ का काफी कुछ हमने सहारा लिया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि दुनिया की एजेंसी है जो कि फंडिंग जो कर रहे होते हैं टेरर ग्रुप्स को, उनके ऊपर लगाम रखती है। पाकिस्तान को भारत ने ग्रे लिस्ट में भी डलवाया था इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो यूएन ही पूरा जमीन पे धाराशायी हो चुका है, किसके पास जाएं, एफएटीएफ को कौन सुने, एफएटीएफ की फंडिंग हो भी रही है, नहीं हो रही है, ये कई सारी चीजें जो है उसने ट्रंप ने आकर के बिगाड़ दी हैं। और इस समय ट्रंप का जो अप्रोच है वो 2 पॉइंट है, एक मागा, दूसरा उसका खुद का बिजनेस, कि उसका बिजनेस चलते रहना चाहिए, और तीसरा है ट्रांजैक्शनल, यानी कि इस हाथ से लीजिए और उस हाथ से दीजिए। मैं इंडिया पाकिस्तान का कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें मैं डायरेक्टली नहीं घुसूंगा, मैं बाहर से तमाशा देखूंगा, और जरूरत पड़ी तो अंडरहैंड किसी को सपोर्ट कर भी सकता है, ओपनली शायद वो ना करे। अब उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, जब तक एटलीस्ट ट्रंप है, कि मीडिएशन करने में। और इसका मेन कारण क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। पाकिस्तान का मेन हीरो न मुनीर है, न आपने जो फोटो दिखाई थी शहबाज है, ये सब कटपुंजे हैं। उनका जो मेन हीरो है वो उसकी ज्योग्राफी है, उसका भूगोल है। उसके भूगोल की वजह से चाइना भी उसको मदद करता है, अमेरिका भी उसको मदद करता है। इसीलिए अब दूसरी बार अब ये लोग दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में ये लोग अपना वर्चस्व बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिला करके वो चाइना के ऊपर नजर रख सकें। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो एक्चुअल मीडिएशन जो हो रहा है ना वो भारत कर रहा है। अब इसको आप ध्यान से, अगर आप एक पुराने 5-6 दिन के अगर इवेंट्स को एक 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 क्रमवार लगाएंगे तो आपको महसूस होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने बोला वो ट्रांजैक्शनल है, इस हाथ ले उस हाथ दे। सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करने से पहले उसने कि मीडिएशन करेंगे पाकिस्तान वगैरह में, उसने मोदी जी से बात करी, फिर उसके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करी, और फिर उसके बाद एक नहीं दो नहीं करीबन 4 बार बातचीत हो चुकी है। उसके बाद हमारी इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं, जो आपने जिसका जिक्र किया, अजीत डोवल,
कैबिनेट कमेटी जी। के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ये लोग मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गंभीर संकट भारत के ऊपर है, पहला कि भई तेल और गैस की सिचुएशन को किसी तरह से काबू में करना। उसके लिए एक एक बहुत बड़ी हमको एक सिक्योरिटी और आर्थिक दोनों और डिप्लोमैटिक ये तीनों को मिला के एक रणनीति बनानी है। तो उसके ऊपर काफ़ी विचार किया जा रहा है। दूसरा कि बहती गंगा में हाथ ना धो ले पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि ये मुझे मौका है, वो और एड मिल सकती है उसको, सऊदी अरेबिया उसको एड दे सकता है, पाक यूएस उसको एड दे सकता है, किस लिए? ईरान के खिलाफ प्रेशर बढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है, पाकिस्तान को कितना भी पैसा मिले, वो पैसा उधर नहीं जाएगा, पैसा किधर आएगा? हमारे खिलाफ। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो हमारे ऊपर बादल ज़्यादा संकट के मंडरा रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट के, एक लड़ाई के। इसलिए डोभाल साहब भी उसमें शामिल हुए। चीफ्स भी हमारे एक मीटिंग में शामिल हुए, राजनाथ सिंह के साथ उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, आपने इसका ज़िक्र भी किया था। तो एक अपने सिक्योरिटी अपैरेटस का जायज़ा लिया गया है। किस तरह से अगला युद्ध हो सकता है, उन सब चीज़ों पे विचार-विमर्श किया गया होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद एक रणनीति मोटी-मोटी बनाने की कवायद शुरू हो गई होगी कि हमको सरप्राइज़ ना हो। और ये सरप्राइज़ खाली बाहरी खतरे की नहीं है, अंदरूनी खतरे की भी है। 15 ग्रुप को अगर फंडिंग मिल रही है, जिसमें से करीबन 8-9 ग्रुप तो हमारे खिलाफ वाले हैं। अगर आप उनका नाम देखेंगे, तो करीबन 8-9 ग्रुप जो हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। तो ऐसे ग्रुप और इसमें इन्होंने एक चीज़ जो नहीं ऐड करी है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम हालाँकि वो बोलते हैं कि वो 3-4 ग्रुप को मिला के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को मिला करके बनाया गया ग्रुप है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो भी एक अलग से एंटिटी है, क्योंकि अब फंडिंग करने के लिए अगर इनको बैन कर दिया लश्कर-ए-तैयबा को और जैश-ए-मोहम्मद को, तो उन्होंने एक नया नाम दिया है भाई द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब उनकी फंडिंग शुरू है, उसको भी हमको बैन कराना पड़ेगा, ब्लॉक कराना पड़ेगा ताकि वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। तो ये इन सब सारी चीज़ों का जो अंदरूनी खतरा है, उस पर भी डोभाल साहब ने बात करी होगी, एमएचए के कुछ रेप आए होंगे इसमें। ये सारा जो प्लानिंग वगैरह होती है, ये एक पॉलिटिकल लेवल पे जब होती है, तो इसका एक सिर्फ मतलब होता है या सिचुएशन बहुत गंभीर है और उसके लिए एडवांस में कुछ तैयारियां की जा रही हैं। अगर डिपार्टमेंट लेवल पे चीजें होती हैं, तब उतना हमको खतरा उतना हमको वो नहीं होना चाहिए चौकन्ना। लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पर ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सब के तार जो हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पड़े हुए हैं। हमें चाहिए अंदर वाले जो स्लीपर सेल्स हैं, जो पीएफआई है, सिमी है, इस तरह के लोग जो इनके डायरेक्ट सपोर्ट में आते हैं, उनको ढूँढ-ढूँढ के निकाल करके तोड़ना है। सीआईए ने जैसे यूक्रेन और अमेरिका के कुछ लोगों को यहाँ भेजा हुआ, कब वो दुनाली म्यांमार से हमारी तरफ कर दें, क्या भरोसा? तो इसीलिए हम लोगों ने ये सारी जो कवायद आप हायर लेवल पे देख रही हैं, वो एक जायज़ा और तैयारी का जो हमारा वो है अंदरूनी सिक्योरिटी का और बाहरी सिक्योरिटी का, उसके बारे में ये मीटिंग्स हुई हैं। और आगे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन मीटिंग्स के बाद क्या-क्या चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तब आपको पता चलेगा क्लियरली कि भाई भारत के ऊपर कितना एक खतरा है। मेरे हिसाब से भारत और भारत तो क्या सारे दुनिया के जो देश हैं, इसमें बड़े ही नाजुक मोड़ से गुज़र रहे हैं। और इतना बताऊँ कि अगर ये लड़ाई जब भी खत्म होती है, पहले तो लंबी चलेगी। जब भी खत्म होगी, तो दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसी आप लोगों ने देखी थी। दुनिया बदलेगी। मेरा मानना है यूएन का भी रूपरेखा बदलेगी। मेरा मानना है कि शायद ईरान का मैप बदल जाए। शायद ईरान में बहुत सारी सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाए। अफ़गानिस्तान के ऊपर खतरा हो सकता है। पाकिस्तान शायद वो बोलते हैं ना कि सडनली उसको ऐसा लगे कि बस
अब तो सब कुछ हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, जी जी। अमेरिका ने बोल दिया है कि अगर अमेरिका और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो वो न्यूट्रल रहेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको मौका है कि वो भारत के ऊपर चढ़ाई करे। लेकिन पाकिस्तान को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि 6-7 बार तो तुम्हारा मुँह टूट चुका है, अब सही बात है। क्यों अपनी ज्योग्राफी बदलने के फेर में हो? मैंने खाली ईरान की ज्योग्राफी की बात की थी। अगर उन्होंने कुछ ऐसी हिमाकत की, तो पाकिस्तान की भी ज्योग्राफी बदल सकती है। चाहे उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे उनके पास टर्की से गज़ाफ ले आएँ, कुछ भी ले आएँ। हर हर एक्शन का तोड़ भारत के पास है। और ये जो कहानी बताई है फंडिंग की, ये तो फंडिंग आज से नहीं, सदियों से चल रही है। अब तो बच्चा-बच्चा बोलता है जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता सही कहा है ना? आपने सर। मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ। ऑप सिंदूर अभी पॉज पर है, मतलब रुका नहीं है। ऑप सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो बहादुरी से काम किया, उनके पास पूरी जानकारी थी और उसी के अनुसार उन्होंने वो ठिकाने ध्वस्त किए। अब ये जो नई एक लिस्ट आई है, और आपने एक और इशारा किया कि ये जो मीटिंग चल रही है इसमें ये सब सोचा जा रहा है कि कैसे युद्ध करें, कैसे आगे अगली जो है हम स्ट्रेटजी तैयार करें। तो आगे युद्ध के लिए तैयार रहे देश क्या? बिल्कुल, देखिए, देश के पास हमेशा 2 तरह का प्लान होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में हमारा है आत्मनिर्भरता, नए वेपन्स का डेवलपमेंट, उनके बेटर वर्जन्स को तैयार करना। अब जैसे अग्नि 5 है तो अग्नि 6 की तैयारी चल रही है। जैसे तेजस मार्क 1 है तो तेजस मार्क 1 अल्फा की तैयारी चल रही है। राफेल्स हैं तो राफेल्स का जो 114 राफेल और लेने की तैयारी चल रही है। ये होता है लॉन्ग टर्म, मतलब दूरदृष्टि वाली तैयारियां। एक होता है शॉर्ट टर्म कि अरे कल को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, और जो कि पॉसिबल है, क्योंकि क्या हमने बोला है कि ऑप सिंदूर पॉज है, पॉज बटन है, स्टॉप बटन, खत्म बटन नहीं है। इट इज पॉज बटन। पॉज बटन को जैसी उंगली उठाओगी तो दोबारा चल देगा वो। तो इसलिए जो वो खतरा है उसके लिए हमारे पास एक कंटिन्यूअस शॉर्ट टर्म प्लान्स होते रहते हैं, जिनको कि हम अपनी एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में शामिल करके रखते हैं। और उसके लिए भी गवर्नमेंट आजकल ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। पहले क्या था कि फ़ौज अपने आप करती थी। अब क्या है, गवर्नमेंट और फ़ौज दोनों एक मिल गए हैं, एकजुट हो गए हैं, और एक तरह से समझ लीजिए इनका वीकली से लेकर के मंथली तक का जायजा लिया जाता है कि हाँ भाई कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, कितने फंड्स खर्च हो गए, कितने फंड नहीं खर्च हुए, किस जगह ज्यादा पैसे चाहिए, किस जगह कम पैसे चाहिए। तो एक मिनट टू मिनट वॉर रूम टाइप ऑफ तैयारी की जाती है शॉर्ट टर्म खतरों के लिए। और तो इसी के बीच में इलेक्शंस भी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई इलेक्शंस के बीच में कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे कि इलेक्शंस ही खटाई में पड़ जाए। तो असली डेमोक्रेसी का तो क्या बोलते हैं, स्टेट तभी पता चलती है, उसकी जो बनावट कितनी मजबूत है, रिजिलियंट है, वो तभी पता चलती है कि वहाँ के इलेक्शन टाइम से हों, इलेक्शन रोबस्ट तरीके से हों, फ्री एंड फेयर हों। तो हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी चल रही है, साथ साथ लॉन्ग टर्म भी चल रही है। जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में इस साल हमने बताया ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डिजिटल। तो इस साल हम पूरा नेटवर्किंग कैसे हम अपने सिस्टम्स को एक साथ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म में है। शॉर्ट टर्म में ये है कि अगर मेरे पास, मान लीजिए, ऐसा है नहीं, बट एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक्स वाई जेड नंबर ऑफ इक्विपमेंट है, तो उस एक्स वाई जेड इक्विपमेंट से मैं कैसे 10 टाइम्स फायदा उठा सकता हूँ, वो होती है शॉर्ट टर्म। इसका एक सिंदूर का एग्जाम्पल आप सबको पता है, L-70 सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1960 की गन थी। उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करके उसका 3-4 गुना ज्यादा फायदा उठाया, एक मॉडर्न सिस्टम्स को नीचे गिरा दिया हमने। तो इस तरह की तैयारी ये शॉर्ट टर्म में आती है। ऐसा नहीं कि वो हमारी परमानेंट तैयारी है, वो हमारी जिसको बोलते हैं जुगाड़, जी। लुधियाना में जाएंगे
सबसे पहले एक वर्ड सुनाई देता है आपको, जुगाड़। सो जी। वो भी चलता रहता है, परचेजेज़ भी चलती रहती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं एक साथ। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सिर्फ़ अपनी जो जनता है, अपने जो नागरिक हैं, उनको बताना ज़रूरी है कि ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है और उसको करने के लिए अभी जो है प्रोएक्टिव काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोएक्टिव जैसे काम हो रहा है। देखिए, डीआरडीओ अपना काम कर रहा है और जिस तरीके से राजनाथ सिंह बहुत ही एक्टिवली मीटिंग्स कर रहे हैं सभी आला अधिकारियों को लेकर के, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और इससे ये भी एक मैसेज जाता है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।